हरियाणा में लोकसभा के 10 में से 6 कैंडिडेट हैं जो वो बीजेपी में आए थे कांग्रेस से। 6 कैंडिडेट और आज भी 3 जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और एक अभी फिलहाल ही में हुआ है। इनसे पहले 3 हुए थे, एक अब हुआ है तो 4 हो गए। तो इस तरह से जो नेता हैं, कार्यकर्ता है, ये कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। तो जब इस तरह के जो कैंडिडेट्स को और इस तरह के नेताओं को जब टिकट मिलेगी बीजेपी में, तो क्या इनको वोट मिलेगी? जबकि ये कांग्रेस में रहते हुए जब ये चुनाव लड़ते तो इनको वोट तब मिलती। तो अब जब ये बीजेपी में चले गए हैं तो तब क्या इनको मिलेगी? तब क्या इनको कांग्रेस की वजह से मिलेगी? क्योंकि पहले ये कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए हैं तो ये हम इनको अब इसलिए वोट दे रहे हैं। या फिर कांग्रेस को ही वोट देंगे? कांग्रेस में रहते हुए ये चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस में जिस सीट से ये आए हैं तो उस सीट पर कोई और लड़ रहा होगा, जब क्योंकि ये तो अभी चले गए हैं। तो क्या ऐसे जो ये नेता इलेक्शन के टाइम पर इधर से उधर जाते हैं, इनको अगर टिकट मिलती है तो क्या इनको वोट मिलेगी? और दिल्ली में बीजेपी के जो विधायक है श्याम प्रकाश, हरदोई जिले के हैं जो, तो इन्होंने क्या बोला कि एक विधानसभा में ईडी का इंस्पेक्टर नियुक्त कर दे। यानी हर एक विधानसभा में ईडी का एक इंस्पेक्टर नियुक्त कर दे ताकि जब भी जरूरत पड़े तब वो रेड घेर सके। और वो जो इंस्पेक्टर है उसकी चाबी किसको देनी चाहिए? विधायक को दे दीजिए। और फिर ये आगे बोलते हैं कि कौन बीजेपी में नहीं आता और कौन कांग्रेस में रहता है, फिर हम देखेंगे। मतलब इंस्पेक्टर की चाबी जो कि ईडी में होगा और हर एक विधानसभा में यानी उस इंस्पेक्टर की चाबी अगर विधायक को दे दी जाए तो विधायक के हिसाब से वो इंस्पेक्टर काम करेगा। और जहां पर भी विधायक चाहेंगे वहां पर उस कार्यकर्ता पर, चाहे वो विपक्ष का ही होगा, क्योंकि जो पक्ष वाली पार्टी है उस पर तो कोई रेड गिरेंगे नहीं। तो इस तरह से विपक्ष पर जिस पर भी चाहेंगे, जिसको भी अपनी पार्टी में बुलाना चाहेंगे, उसको अपनी पार्टी में बुलाने के नाम पर उस पर रेड डाल देंगे और कुछ दिन के बाद वो पार्टी को छोड़ देगा विपक्ष की और बीजेपी में आ जाएगा। क्या वो इस तरह कहना चाह रहे हैं? क्योंकि इन्होंने जो बोला है उस तरह से तो यही समझ में आता है। यानी ये ईडी का जो जैसे अब ये यूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, इससे और भी ज्यादा बढ़ के वो मिसयूज करेंगे, ये बताना चाह रहे हैं। और पीएम मोदी ने पहले जो भाषण दिया था जेएनयू में, तो उसमें बोला था कि जो पहले जो नेता होते थे उन्होंने अच्छे सुधार किए हैं, यानी वो अच्छे संशोधन लेकर आए, संविधान संशोधन, और उनको अब बुरे राजनेता कहते हैं जो लेकर आए थे। और बोल रहे आगे कि तो फिर क्या वो जो अच्छे सुधार हुए तो क्या वो भी बुरे नहीं हुए? मतलब जो अच्छे सुधार हुए हैं, जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है और भूमि सुधार हुआ है, भूमि अधिग्रहण हुआ है, लैंड रिफॉर्म हुए हैं, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी का कि वो भी बुरे हुए अगर वो जो सुधार हुए हैं, लेकिन वो तो अभी अच्छे हैं, उनसे फायदा हुआ है आम जनता को और गरीब जनता को। और अभी जो भाषण दे रहे हैं आजकल उसमें बोल रहे हैं कि हम ब्रिज बनवाएंगे, हम पुल बनवाएंगे और उस पुल से रोजगार मिलेगा। और जब गोखले ब्रिज जो भी अभी तैयार हुआ है, अभी तक पूरा तैयार नहीं हुआ, बस एक तरफ से एक पार्ट आ रहा था ब्रिज का और दूसरी तरफ से दूसरा पार्ट आ रहा था। जब वो बनकर तैयार हुआ, बिल्कुल पास आए, तब पता चला कि वो मैच ही नहीं हो रहे। इस तरह के ब्रिज बनवाएंगे ये। और अब बोल रहे हैं कि उस ब्रिज को तोड़ करके, उस पुल को तोड़ करके दोबारा से ब्रिज बनाएंगे और दोबारा से पैसा खर्चा होगा। इस तरह से रोजगार देना चाह रहे हैं कि ब्रिज बनवाओ और बनाने के बाद दिखे कि ये तो गड़बड़ होगी इसमें, फिर से तोड़ो, फिर से रोजगार पैदा करो और पुल बनने का नाम ही नहीं ले। और प्रधानमंत्री मोदी जी और आगे कहते हैं कि हाँ, जो भाषणों में और कहते हैं कि दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। तो ये किस तरह का डंका बज रहा है? जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो यूनाइटेड नेशन के लोग बोलते हैं कि उनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। और जब उनको बोला गया यूएन के लोगों को कि आप हमारे आंतरिक मामलों में दखल मत दीजिए, वो दोबारा फिर से बोलते हैं। तो और फिर जर्मनी से भी लोग बोलते हैं, जो उनके जर्मनी में जो सरकार है उनके जो लोग हैं वो बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है और उनको गलत गिरफ्तार किया गया, उनको गिरफ्तार करना चाहिए था।
तो उस पर जब वो सवाल पूछते हैं और डेमोक्रेसी पर सवाल पूछते हैं, तब तो मतलब इस तरह से डंका बज रहा दुनिया में, भारत का डंका, जबकि हम इस पर अच्छे तरीके से जवाब भी नहीं दे पा रहे। और उमर खालिद के केस में जब अभी ट्रायल शुरू हुआ है उमर खालिद का, तो उन पर जब देशद्रोही की जो धारा लगाई गई है, यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, इसमें जो पुलिस ने जो कहा है कि वो नैरेटिव क्रिएट करने का प्रयास करते हैं सोशल मीडिया पर, कि जो अरेस्ट हुए हैं जेएमयू के स्टूडेंट, उस समय जब जो अरेस्ट हुए थे स्टूडेंट, उनको छोड़ने का प्रयास किया जाए, उनको छोड़ने के लिए जो नैरेटिव क्रिएट किया जाए सोशल मीडिया पर, वो आरोप था। तो भाई नैरेटिव क्रिएट करना, अगर वो किसी स्टूडेंट, कोई जो स्टूडेंट है, जो मतलब कई स्टूडेंट हैं, उनको अरेस्ट किया गया है और उनको छुड़वाने के लिए बोल रहे हैं कि उनको छोड़ो, वो उनको गलत तरीके से या उनको गलत गिरफ्तार किया गया, उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था और उनको छोड़ दो, तो इस तरह के नैरेटिव क्रिएट करना, तो क्या ये देश के खिलाफ हो गया? और और प्रोटेस्ट ज्वाइन करने की जो चैट है कि प्रोटेस्ट ज्वाइन करना है, इसलिए अगर कोई उनको बुला रहा है, तो ये भी क्या मतलब देश के खिलाफ हो गया? और कोई प्रोटेस्ट शुरू करना, क्योंकि प्रोटेस्ट तो एक फंडामेंटल राइट है। अगर फंडामेंटल राइट में कोई बुला रहा है कि हमारे फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट में ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं, कि मतलब फंडामेंटल राइट है जो उसका यूज करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये कब से देशद्रोही की जो बात हो गई है? क्योंकि ये तो गांधी जी के टाइम पर भी हो रहा था, नेहरू जी के टाइम पर भी हो रहा था, कि प्रोटेस्ट कर रहे थे उस टाइम ब्रिटिश जो सरकार है उसके अगेंस्ट। और कोई प्रोटेस्ट शुरू करना, तो ये कोई देशद्रोही की धारा लगाने वाली बात तो नहीं है कि कोई प्रोटेस्ट शुरू करना चाह रहा हो किसी मामले को लेकर के, क्योंकि प्रोटेस्ट करने का अधिकार जो संविधान में है और फंडामेंटल राइट है, इसको वोलेट कर नहीं सकते। और इन पर आरोप ये भी लगाया गया है कि 8 जनवरी 2020 को इन्होंने ये षड्यंत्र रचा, ये कॉन्स्पिरेसी की, कि ट्रम्प के आने पर हम मतलब दंगा करेंगे। ये पुलिस का आरोप है। मतलब 8 जनवरी को पुलिस बोल रही है कि इन्होंने साजिश की, जबकि 13 जनवरी को भारत ने अनाउंस किया कि जो ट्रम्प है, जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, वो भारत आने वाले, जो वो भारत आएंगे 24 फरवरी को। और अनुराग ठाकुर है, जो अनुराग ठाकुर, ये बीजेपी से ही है। ये उस समय जब प्रोटेस्ट चल रहा था देश में 2020 में, तो तब इन्होंने सभा करके स्टेज पर खड़ा होकर के बोला था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, गाली देकर उन्होंने ये बोला था। और इस तरह से प्रोटेस्ट, मतलब इस तरह से उन्होंने अनुराग ठाकुर ने देश के गद्दारों को, मतलब उस समय जो माहौल बना हुआ था, उस समय जिनको मतलब जो दिमाग में वो डालना चाह रहे थे कि उनके खिलाफ ये नारे लगाओ, वो हमारे गद्दार हैं, वो देश के गद्दार हैं, तो उनको गाली देकर गोली मारने की बात की जा रही थी। ये 27 जनवरी की बात है, अनुराग ठाकुर ने जो भाषण दिया था। तो उसके बाद 28 जनवरी को प्रवेश वर्मा है, ये भी बीजेपी से ही है, तो इन्होंने ही बोला था कि दिल्ली के एक कोने में आग लगी है और ये आग दिल्ली वालों के घरों में लग सकती है और आपकी बहन बेटे को उठाएंगे और उनको रेप करेंगे। तो मतलब उस समय ये मतलब प्रोटेस्ट को बोल रहे थे कि एक कोने में आग लगी है, यानी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो ये सबके घरों में जाएगी आग। वो उस समय जो प्रोटेस्ट हो रहा था उन पर, उनको एक नफरत की भाषा बोल रहे थे कि वो नफरत फैला रहे हैं और ये नफरत हर घर में जाएंगी, इस तरह की ये भाषा बोल रहे थे। तो इस तरह से, तो जैसे अनुराग ठाकुर है और प्रवेश वर्मा है, ये भी दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे थे उस समय। और ये कपिल मिश्रा है, ये भी बीजेपी से ही है। 23 फरवरी यानी 24 फरवरी को ट्रम्प आने वाले थे और 23 फरवरी को एक दिन पहले इन्होंने खुद ही बोला कि पुलिस को बोल रहे कि आप जो ये हैं प्रोटेस्टर्स हैं, इनको हटाओ, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं,
धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, इनको हटाओ। अगर आप इनको नहीं हटाएंगे तो हम आपकी भी नहीं सुनेंगे, यानी पुलिस को बोल रहे हैं कि तो हम आपकी भी नहीं सुनेंगे और हम भी सड़कों पर आ जाएंगे। तो उसके बाद फिर दंगे हुए हैं, जब ट्रम्प आए तो उसके बाद दंगे ही हुए हैं, वो भी आ गए सड़क पर। वो प्रोटेस्टर पहले थे ही हैं, सीए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट पहले से ही कर रहे थे, और जब ये कपिल मिश्रा ने बोला कि हम भी आ जाएंगे सड़कों पर तो हम अपने आप से इनको हटाएंगे, तो उसके बाद दंगे हुए हैं। तो ये जो तीन जो कार्यकर्ता हैं, तीन लोग हैं जो ये अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, इन पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की इन पर। और उमर खालिद पर ये आरोप लगा कर कि वो प्रोटेस्ट में जा रहे थे या फिर प्रोटेस्टर्स उनको बुला रहे थे। भाई प्रोटेस्ट में अगर किसी को बुला रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें देश को तोड़ने वाली बात कौन सी होगी? अगर कोई प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, जैसे कोई किसानों का प्रोटेस्ट है, अगर वो किसान किसी को बुला रहे थे कि आप हमारे हितों की बात करें, आप हमारे साथ आइए, प्रोटेस्ट कीजिए, हमारा साथ दीजिए, तो उसमें क्या वो मतलब देश को तोड़ने की बात कर रहे थे? अगर उमर खालिद इनमें जाते हैं, किसानों के साथ जाते हैं और प्रोटेस्ट में भाग लेते, तो क्या फिर तब भी इनको देशद्रोही मान लिया जाता? और वैसे तो किसानों को तो वैसे भी आतंकवादी बोल दिया गया था कि वो तो ट्रालियों में जो है बंदूक है, गोले बारूद वो भर कर ला रहे हैं, हथियार ला रहे हैं भरकर। तो मतलब ये जो इस तरह से किसी को भी देशद्रोही बोल देना, चाहे उमर खालिद हो, चाहे फिर जो हमारे किसान नेता हैं, या मतलब जो हमारे किसान थे उस समय प्रोटेस्ट कर रहे थे, अभी कुछ दिन पहले ही, 1-2 महीने पहले। और अब जो ये उमर खालिद है, जेएनयू के स्टूडेंट थे उस समय, तो इन पर भी आरोप लगाए गए कि ये देश को तोड़ने की बात कर रहे थे, देश के खिलाफ मतलब जो दंगे हैं, दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे थे। जबकि जो दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे थे अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, क्योंकि उस समय मेट्रो के अंदर, मेट्रो स्टेशन है जो, उसके अंदर भी नारे लगे थे, वो भी गाली देकर नारे बोल रहे थे। तो मतलब इन्होंने बोला, जो ये अनुराग ठाकुर है, कि देश के गद्दारों को गोली मारो, आगे गाली दी इन्होंने। तो इस तरह से जब इन्होंने गाली दी, तो ये इस तरह जो जिन्होंने सुना और वो भी आगे जाके नारे लगाने लगे। तो इस तरह से नफरत की जो भावना है, ये जो 3 है बीजेपी के हैं, इन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि उसके बाद जो है 23 फरवरी के बाद दंगे भड़के हैं, तो इन पर तो कोई कार्यवाही नहीं हुई, कोई शुरू भी नहीं हुई, एफआईआर तक नहीं हुई। तो इससे पहले जो हमारी वीडियो थी जिसमें हमने ये बोला था कि जो जेएनयू के इलेक्शन हो रहे थे, उस समय जो एबीवीपी के जो लोग थे, एबीवीपी के जो छात्र थे, वो विरोध जता रहे थे मुस्लिम छात्र के प्रेसिडेंट बनने को लेकर के। तो अभी 2024 में कुछ 1 महीना पहले, लेकिन हमसे एक गलती हो गई थी, हमने जो है बोल दिया था कि मुस्लिम छात्र को प्रेसिडेंट बनाने को लेकर के वो नाराज थे। लेकिन वो जो मुस्लिम छात्र थे उनका नाम था मोहम्मद दानिश, और वो पहले जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके थे जेएनयू एसयू के, और अब वो जनरल वोटिंग मीटिंग जो होने जा रही थी उसके मेंबर थे, और उसको बार बार धमकी दी जा रही थी एबीवीपी के लोगों से। जो उस समय के जो छात्र वो बोल रहे थे, जनरल वोटिंग मीटिंग में के जो मेंबर थे, जो ये मेंबर थे, छात्र थे, इनको धमकी दी जा रही थी और इनको बुरी तरह से पीटा भी गया था, और उस समय तोड़फोड़ भी हुई थी एबीवीपी के लोगों के द्वारा। तो इस बारे में हम माफ़ी चाहते हैं।